Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about a very important topic, that is frozen shoulder. First of all, I will tell you what is hypermobility. Hypermobility means that decrease joint range of motion. Okay, so there are different reasons of the hypermobility. First one is arthritis. Second one is immobilization. Third, post traumatic and idiopathic. सो मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी आर्थराइटिक चेंजेस आती हैं, जैसा कि अगर हमारे पास होता है हमें आर ए या ओ ए, तो हमें हाइपरमोबिलिटी हो सकती है। या अगर हमारे पास कोई ट्रॉमा हुआ, कोई इंजरी हुई, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक, उसकी वजह से हमारे जॉइंट की हाइपरमोबिलिटी हो सकती है। या अगर हम अपने जॉइंट को इमोबलाइज करते हैं किसी स्लिंग के थ्रू, किसी भी वजह से, तो पोस्ट इमोबलाइजेशन स्टिफनेस हो सकती है। इसके अलावा एट लास्ट इडियोपैथिक। सो ये हमारे पास कुछ कॉजेज होते हैं जॉइंट हाइपरमोबिलिटी की। और एक्चुअली में फ्रोजन शोल्डर के अंदर भी हमारे पास क्या होता है कि जॉइंट हाइपरमोबिलिटी ही होती है, लेकिन इसके अंदर एक जो मेजर फीचर आता है ना फ्रोजन शोल्डर के अंदर, वो क्या है? वो हमारे पास है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अब एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में एक्चुअली में होता क्या है फ्रोजन शोल्डर के अंदर, कि हमारे पास हमारा कैप्सूल है ना, उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। कैप्सूलर थिकनिंग होना शुरू हो जाती है और कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर ये हमारे पास हमारा ज्वाइंट है, तो होता क्या है कि हमारे पास ये यहाँ पे जो कैप्सूल है, अब क्या होगा, इसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। ये थिकन हो गया, इसके जो डिपेंडेंट फोल्ड्स हैं इनके अंदर क्या होता है, थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। जब ये थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी तो हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है ज्वाइंट की, वो क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगी। सो इसमें हमारे पास क्या था, कैप्सूलर थिकनिंग, कैप्सूलर थिकनिंग एंड कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शंस। अब होता क्या है, इसका जो ऑनसेट है वो इंसीडियस ऑनसेट होता है, मीन्स ये ग्रेजुअली कंडीशन जो है वो वर्सन होती है। ओके अब इसके अंदर जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है, वो हमारे पास है हमारा कैप्सूलर पैटर्न। अब कैप्सूलर पैटर्न में हमारे पास क्या होता है कि शोल्डर का कैप्सूलर पैटर्न क्या होता है, वो आप सबको पता है कि इसका कैप्सूलर पैटर्न है हमारे पास लैटरल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, एबडक्शन, देन मीडियल रोटेशन। तो अब फ्रोजन शोल्डर के अंदर क्या होता है हमारे पास कि ये जो कैप्सूलर पैटर्न है ना, कैप्सूलर पैटर्न में हमारे पास क्या है, ज्वाइंट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास फ्रोजन शोल्डर की दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर एंड सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर। अब जो प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर है, प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर के अंदर क्या होता है, क्या हमारे पास इसकी कोई नो नॉन कॉज, इसकी कोई कॉज जो है वो हमें नहीं पता होती। लेकिन जो सेकेंडरी है उसके अंदर मैंने जो सारी डिस्कस किया ऊपर, आर्थराइटिस, पोस्ट इमोबिलाइजेशन, ट्रोमेटिक एंड इडियोपैथिक, ये सारी कॉजेज आती हैं सेकेंडरी के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स। अब साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास एक्यूट कंडीशन आएगी या फिर क्रोनिक होगी। अब जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करा है एक्यूट कंडीशन में। अब एक्यूट कंडीशन में हमें पता है कि क्या होता है, पेशेंट को पेन होती है, ठीक है, और पेन की वजह से उसको हमें पता है प्रोटेक्टिव, वो उसका जो मसल स्पैज्म होता है, वो जो है प्रोटेक्टिव मसल गार्डिंग होना शुरू हो जाती है। तो पेशेंट को पेन होगी, मसल गार्डिंग होगी, और यूजुअली जो उसकी हमारे पास रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्शंस आती हैं वो एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन में आती हैं। पेन होगा और मसल गार्डिंग होगी, और जो रिस्ट्रिक्शंस आएंगी वो किसके अंदर आएंगी, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन। ठीक हो गया। इसके अलावा पेन ये भी हमें कंप्लेन कर सकता है कि उसकी जो पेन है वो शोल्डर से नीचे रेडिएट कर रही है टू द एल्बो। पेन जो है वो रेडिएट भी कर सकती है टू द एल्बो। ठीक हो गया। क्रोनिक, क्रोनिक केस में क्या होता है कि कंडीशन फर्दर जो है वो वर्सन होती जाती है, और इसके अंदर हमारे पास प्रोग्रेसिव रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाती हैं और ज़्यादा हमारे जॉइंट कैप्सूल के अंदर, और हमारा जो जॉइंट प्ले है, मीन्स कि हमारे अंदर जो जॉइंट की ग्लाइडिंग स्लाइडिंग वगैरह है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और इसकी जितनी भी हमारे पास जो फंक्शनल मूवमेंट्स होती हैं हमारी, फॉर एग्जांपल ओवरहेड मूवमेंट्स, आउटवर्ड मूवमेंट्स, या अगर हम अपने जो बिहाइंड द बैक अगर हम मूवमेंट्स करते हैं, तो ये सारी मूवमेंट्स हमारी क्या हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो जाती है हमारे क्रॉनिक फेज के अंदर। अब वैसे तो मैंने आपको पीछे डिफरेंट कॉजेज बता दी, पोस्ट इम्बलाइजेशन है, ट्रोमा है, इडियोपैथिक है, आर ए ओ ए ओ ए सारी कंडीशन है। इसके अलावा कुछ कॉजेज और होती हैं हमारे
जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। मीन्स फ्रोजन शोल्डर में एक्चुअली क्या मेन इसका बताने वाली बात क्या है कि एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी हम अपने शोल्डर के यूज़ कम कर देंगे, कोई भी बंदा है, कोई भी पेशेंट है, जब अपने शोल्डर को मूव नहीं करेगा तो आहिस्ता 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 क्या होना शुरू हो जाएगा कि हमारे जो शोल्डर कैप्सूल है, जो शोल्डर का कैप्सूल है, उसके अंदर क्या होगी, रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर फोल्ड्स जो है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाएगी, कैप्सूलर थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी, कैप्सूल की एडहेरेंस बन जाएगी। क्या होगा हमारे पास, एडहेरेंस बन जाएगी। ठीक हो गया ये। अब ये तो हो गया, लेकिन इसके अलावा हमारे पास अच्छा, ये हमारे पास कौन कौन से ऐसे कोर्सेज होते हैं कि जिसकी वजह से हम अपने शोल्डर को मूव नहीं करते, या थोड़ी सी हम लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन करते हैं, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। अब इसमें ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लगी है, उसके बाद किसी पेशेंट ने अपने शोल्डर को मूव ही नहीं किया तो फ्रोजन शोल्डर हो गया। कोई टेंडनाइटिस हुआ था, उसकी वजह से हमारे पास उसको पेन हुई, इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पास एक साइकिल आता है, एक उसको मैं डिस्कस करती हूँ। वो साइकिल क्या है कि जिस तरह हमारे पास अगर होती है पेन, तो पेन हुई, अब पेन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पेन हुई, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई इन्फ्लेमेशन होती है, अच्छा अब पेन हमारे पास क्यों हो रही है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है, कोई बंदा है, वो अपने जॉइंट का जो है ना वो रेपिटेटिव यूज़ कर रहा है। अच्छा, एक इसकी कोज रेपिटेटिव यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि जब भी आप किसी जॉइंट को रेपिटेटिव यूज़ करेंगे ना, तो रेपिटेटिव यूज़ की वजह से क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रेन्स आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे माइक्रो ट्रोमा आना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, रेपिटेटिव स्ट्रेन्स की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और हमें पता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो होता है उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के जो प्रोसेस है उसके अंदर एक पार्ट आता है उसका, उसे हम कहते हैं फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। अब जब रेपिटेटिव स्ट्रेन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन की वजह से फाइब्रोसिस हुई, तो अब फाइब्रोसिस की वजह से क्या होगा, वहाँ पर एडहेरेंस बनना शुरू हो जाएंगी, ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब हमारे पास इसकी कॉजेज में डिस्कस कर रही थी, टेंडनाइटिस हुआ, ठीक है, या फिर कोई भी रोटेटर कफ इंजरी हुई, वही रेपिटेटिव स्ट्रेन्स हो गए, इन्फ्लेमेशन, देन फाइब्रोसिस हो जाएगा, एडहेरेंस बन जाएगी, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ओवर यूज, ये सेम। और अगर पुअर स्लीपिंग पोस्चर्स, एक पेशेंट है वो अपने एक शोल्डर के ऊपर, ठीक है, अगर वो अपने एक्सटर्नल रोटेशन करता है अपने शोल्डर की, अगर उसको एक्सटर्नली रोटेट करता है और उसके ऊपर वो मीन्स के उसके जो स्लीपिंग पोस्चर है वो ये है कि वो एक्सटर्नल रोटेशन करके अपने हेड को अपने शोल्डर के ऊपर प्लेस करके वो सोता है, उसकी वजह से भी क्या होगा, उसके जो कैप्सूल है ना उसके अंदर क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाएगी, कैप्सूल का जो फोल्ड्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये होगी शोल्डर के कॉजेज, कोई ट्रोमा, कोई टेंडनाइटिस, ओवर यूज या पुअर स्लीपिंग पोस्चर। नॉन शोल्डर कॉजेज में क्या आता है, डायबिटीज और थायराइड, ये कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, तो उसमें हमारे पास डायबिटीज और थायराइड रहेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स होते हैं ना वो डायबिटिक भी होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट को अपने शोल्डर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि उनका फ्रोजन शोल्डर ना हो। डायबिटीज, थायराइड या फिर रेफर्ड पेन भी हो सकती है। रेफर्ड पेन होगी तो वही पेन होगी, मसल गार्डिंग होगी, जॉइंट को मूव नहीं करेगा तो फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। कोई स्लिंग यूज़ किया था, जैसे मैं पीछे बताया था, स्लिंग यूज़ किया था, कोई इमोबिलाइजेशन की थी उसकी उसकी वजह से क्या, फिर कोई भी मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हुई। तो ये थी हमारे पास कुछ नॉन शोल्डर कॉजेज। नाउ वी विल डिस्कस इट स्टेजेस। अब हमारे पास फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस होती हैं 4। अब हमारे पास जो स्टेज 2 है इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज। स्टेज जो 3 है इसको हम कहते हैं फ्रोजन, और जो स्टेज 4 है इसको हम कहते हैं थाइन स्टेज। अब अगर बात करें इसकी ड्यूरेशन की, कौन सी स्टेज का ड्यूरेशन कितना होता है, वैसे ये वेरी भी कर सकता है, लेकिन हमारे पास ये होता है स्टेज 1 जो है उसका होता है हमारे पास लेस देन 3 मंथ्स, लेस देन 3 मंथ्स। जो स्टेज 2 है इसका होता है 3 to 9 मंथ्स, स्टेज 3 का 9 to 15, स्टेज 4 का 15 to 24 मंथ्स। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें कि पेशेंट, अगर हमारे पास स्टेज 1 क्या है वो हमारे पास प्रेजेंट करता है, तो पेशेंट की कंप्लेंट्स क्या होंगी। पेशेंट कहेगा कि मुझे जो है वो पेन होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन पेन सिर्फ कब होती है, पेन विद द मूवमेंट होती है। वो कहेगा मुझे पेन होती है विद मूवमेंट, और नाइट पेन होती है। मीन्स जो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है इसकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी,
इसकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी और वो कहेगा मुझे नाइट पेन होती है, जब भी मैं रात को सोता हूँ या जब मैं उस बाजू के ऊपर सोता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। दूसरा इसके अंदर हमारे पास जो जैसे हमने बात की थी कैप्सुलर पैटर्न की, इसमें उसका एक्सटर्नल रोटेशन और जब हम उसकी एबडक्शन मूवमेंट चेक करेंगे तो ये लिमिटेड होगी। ये क्या होगी? दोनों लिमिटेड होगी। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की। अब हमारे पास स्टेज 2 है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होती है लेकिन एट रेस्ट होती है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास जो मोशन है वो ऑल डायरेक्शन में उसकी रिस्ट्रिक्शन आती है। इंटेंस पेन होती है और ऑल डायरेक्शंस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। ठीक हो गया। और ये 3 to 9 मंथ्स तक होती है। जो स्टेज 3 है, अब इसमें क्या होता है, इसमें उसमें हमारे पास इसमें जो थी इसमें पेन एट रेस्ट भी होती है। पेन एट रेस्ट होती है, इंटेंस पेन होती है, उसमें पेन विद द मूवमेंट होती है। स्टेज 3 में हमारे पास होती है वो पेन विद मूवमेंट होती है, लेकिन इसका जो मेन फीचर है वो क्या है कि इसमें हमारे पास एट्रोफी ऑफ द मसल्स होना शुरू हो जाती है। कौन कौन से मसल्स? हमारे डेल्टोइड, हमारा बाइसेप्स ब्रेक है, हमारे ट्राइसेप्स ब्रेक है, ये जो हमारे जो सारे मसल्स हैं, हमारा रोटेटर कफ, ये सारे मसल्स क्या हो जाती है? एट्रोफी हो जाती है। अब हम बात करते हैं स्टेज 4। अब जो स्टेज 4 है इसके अंदर क्या होता है कि जो पेन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। मिनिमल पेन, नो साइनोवाइटिस। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये रिकवरी की स्टेज है। इसमें क्या होता है कि आहिस्ता 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 क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी जो कंडीशन है फ्रोजन शोल्डर, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रिकवर होना शुरू हो जाती है, खुद ब खुद रिकवर होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1.5 साल के अंदर जो है ना ये फ्रोजन शोल्डर खुद ब खुद जो है ना वो रिकवर हो जाता है। तो इसका हमने जो किस्सा याद रखना है कि ये स्टेज 1 तो हमें समझ आ गई कि पेन पेशेंट आएगा कहेगा मुझे पेन होती है, जब मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे पेन होती है, स्पेशली रात को सोते हैं बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और ये मूवमेंट्स उसकी जो है वो लिमिटेड होगी। ठीक हो गया। फिर वापस फ्रीजिंग में क्या होगा, उसको पेन होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होगी और स्टिफनेस होगी। और जो स्टेज 3 है उसमें क्या होगा, उसकी एट्रोफी ऑफ द मसल्स होना शुरू हो जाएगी, और इस तरह से हम उसकी स्ट्रेंथनिंग भी बाद में करवाते हैं उसके ट्रीटमेंट में, जो कि हम इसका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका ट्रीटमेंट जो है डिस्कस करेंगे। और जो स्टेज 4 है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि मिनिमल पेन होती है और आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रिकवरी होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास इसकी स्टेजेस। अब हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी इम्पेयरमेंट्स, जो हमने पहले डिस्कस वैसे कर ली हैं इम्पेयरमेंट्स, और इसकी जो एक्टिविटी लिमिटेशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब आती है हमारे पास इसकी इम्पेयरमेंट्स। अब इम्पेयरमेंट्स में जो मैंने कुछ पहले इम्पेयरमेंट्स डिस्कस की थी वही, एक हमने कहा था इसके अंदर क्या होता है, हमें पेन होती है, ठीक है, पेन एट रेस्ट भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास नाइट पेन भी हो सकती है। इसके अलावा हमने कहा था कि हमारे पास जो जॉइंट की मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जॉइंट मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया। जिसमें हमने बात की थी कि जो रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाती हैं, और स्पेशली हमारे पास जो हमारी एक्सटर्नल रोटेशन, हमारी जो एबडक्शन है वो मूवमेंट लिमिटेड होती है। एक्सटर्नल रोटेशन हमारी एबडक्शन, इंटरनल रोटेशन, ये मूवमेंट्स लिमिटेड होती है हमारे पास। इसके अलावा क्या होता है हमारा पुअर मसल परफॉर्मेंस। वो मसल परफॉर्मेंस होती है कि हमारे पास जो भी मसल्स है हमारे शोल्डर गडर के मसल्स, हमारे पोस्टीरियर सर्वाइकल मसल्स, हमारे लिमिटर स्कैपुली, इन सब की वीकनेस होना शुरू हो जाती है, इनकी एंडोरेंस जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है हमारे पास हमारा जो पोस्चर है वो भी जो है वो खराब हो जाता है। पोस्चर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा स्कैपुला है ना वो भी इंटीरियर, उसकी भी इंटीरियर टिल्टिंग हो जाती है, और हमारे पास जो शोल्डर्स हैं वो हमारे राउंडेड शोल्डर्स होते हैं, हमारा पोस्चर इम्पेयर हो जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास राउंडेड शोल्डर्स आते हैं, और हमारा जो स्केपुला है उसके जो ग्लिनोइड कैविटी है वो भी थोड़ी सी इंटीरियरली टिल्ट हो जाती है। ठीक होगा। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा आर्म स्विंग है वो भी रिड्यूस कर जाता है। नाउ वी विल डिस्कस इट्स एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस। अब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की जितनी भी हमारे पास ओवरहेड एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो सारी उसकी लिमिटेड होती हैं, ओवरहेड एक्टिविटीज़ लिमिटेड होती हैं। इसके अलावा उसको डिफ़िकल्टी इन ड्रेसिंग आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर हम अपने हाथ को अगर वो पीछे अगर बैक पॉकेट में लेकर जाता है, ठीक है, तो उसमें उसको डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। अगर उसके अपने हाथ को अपने विंडो से बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर उसको डिफ़िकल्टी आती है, या फिर वो अपनी जितनी भी सेल्फ ग्रूमिंग एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हेयर कॉम्बिंग,
ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग फेस, ये सारी उसमें उसको डिफिकल्टी आती है। इसके अलावा लास्ट क्या है, डिफिकल्टी लिफ्टिंग द हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड लिमिटेड एबिलिटी टू सस्टेन द रेपिटेटिव एक्टिविटीज। डिफिकल्टी इन कैरिंग हाई ऑब्जेक्ट्स एंड जो रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसकी कम हो जाती हैं। और जितनी मैंने ऊपर आपको दूसरी एक्टिविटीज़ बताई कि अगर उसे कहेंगे अपनी जो ओवरहेड एक्टिविटीज़ करे, उसका हाथ ऊपर नहीं जाएगा, उसका हाथ पीछे कमर पे नहीं जाएगा, ठीक हो गया, उसका हाथ बाहर आउट ऑफ द विंडो नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो अपनी जितनी भी सेल्फ ग्रूमिंग एक्टिविटीज़ है, इसके अलावा जो ईटिंग है, ईटिंग में उसको प्रॉब्लम आएगी, ठीक हो गया। जितनी भी हमारे पास सेल्फ ग्रूमिंग एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होगी, ठीक हो गया। और इसके अलावा उसको ईटिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी एक्टिविटी लिमिटेशंस में पेशेंट आके बताएगा कि ये सारे जो भी काम हैं ये करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ये था हमारे पास फ्रोजन एंड शोल्डर, जिसकी हमने बात की थी, और उसके टाइप्स की, उसकी हमने बात की थी, उसके कॉजेज़ की, फिर हमने बात की उसके स्टेजेस की, इम्पेयरमेंट्स की, एक्टिविटी लिमिटेशंस की। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।